ओके, लेट्स स्टार्ट विद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. ओके, ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एक्सरसाइज के बीच में प्रेजेंट है. फाइन. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ. किसने सेल को डिस्कवर किया था और कैसे. सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि सेल को किसने डिस्कवर किया था. सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में. कैसे. उसने अपने खुद की डिजाइन माइक्रोस्कोप में एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक को ऑब्जर्व किया था. उसने क्या देखा, जो कॉक की स्लाइस का स्ट्रक्चर है वो किससे रिजेंबल करता है, हनीकॉम्ब से. ठीक है, जिसमें स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स होते हैं और उसने उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोला, सेल. राइट. सो सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. कैसे. उसने अपने खुद के सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को स्टडी किया था. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. देखो, अगर हम सेल की डेफिनेशन की बात करें तो हम बोलते हैं जो सेल है हमारी वो क्या है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की. तो क्वेश्चन ये है कि हम उसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते क्यों हैं. ठीक है, तो हम उसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. फाइन. और उसे हम फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हेल्प करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. इट हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म वेरियस लाइफ फंक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल. देखो, दो चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी हमारे पास क्या है, वाटर. तो अब हमें ये बताना है कि ये हमारे बॉडी में से, सेल में से इन और आउट, अंदर और बाहर कैसे मूव करते हैं. ठीक है. सो देखो, सबसे पहले जो CO2 है ये हमारे पास क्या है, एक चीज हमें ध्यान देना है, ये हमारे पास है गैस. ठीक है. तो गैस के केस में हम हमेशा बात करते हैं डिफ्यूजन की. तो डिफ्यूजन कहां से कहां होता है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. ठीक है. और वाटर हमारे पास क्या है, लिक्विड. और लिक्विड के केस में हमारे पास क्या होता है, ऑस्मोसिस. क्या होता है, ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास वाटर है वो मूव करता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन बट थ्रू अ सेमी परमिएबल membrane. So read out the first point, that is in regard of carbon dioxide. As the cell functions, the concentration of CO2 in the cell increases. जैसे जैसे आपकी सेल काम करेगी उसमें CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी. ठीक है. अब ये जो सेल है इसके अंदर हमारा क्या हुआ, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई. और ये जो सेल के बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये जो एनवायरनमेंट है, यहाँ पर जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी है, कम है. ठीक है. सो जैसे यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, तो गैस क्या करेगी, डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी. कहां से कहां तक, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन. तो ये बाहर मूव करना शुरू करेगी. फाइन. सो एज द सेल फंक्शंस, द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द सेल increases where the concentration of CO2 in the external environment is low. So CO2 moves out of the cell from a region of higher concentration to the external environment, which is a region of lower concentration. Fine. So next is water. In case of water, what we have, suppose in cell, this is cell. Okay. So cell membrane will work as a semi-permeable membrane. We have already done this. जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसे काम करेगी, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी. क्यों करते हैं, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर आने देती है. ठीक है, सेलेक्टिव को. सो वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. फाइन. सो जैसे उसको लगा कि यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ कंसंट्रेशन कम है, तो हमारा वाटर ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा. और अगर हमारे पास बाहर ज्यादा हुआ और अंदर कम हुआ तो हमारे पास बाहर से अंदर मूव करना शुरू करेगा. दैट टोटली डिपेंड्स कि आपके वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा कहां पर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स क्वेश्चन, very very important question. Okay, so mark it as your important question. So plasma membrane is called selectively permeable membrane. Why? क्यों बोलते हैं हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट अलाउज सम मटेरियल टू एंटर एंड लीव द सेल. क्योंकि ये वो मेम्ब्रेन है जो डिसाइड करती है कि अगर ये आपकी सेल है तो इस सेल के अंदर क्या जाएगा और इस सेल से बाहर क्या जाएगा. सो दैट इज व्हाई वी कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एज अ selectively permeable
membrane. Let's move to the next question. Fill in the gap in the following table. प्रोकार्योटिक सेल्स और यूकार्योटिक सेल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. प्रोकार्योटिक सेल्स वो होती हैं जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते. यूकार्योटिक कौन सी होती है? जो बड़े एनिमल्स में होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, प्रॉपर न्यूक्लियस आपका डिफाइंड होता है, ठीक है. और हमारे पास क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, गोल्गी अपरेटस यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है. सो ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, कुछ आपको इसमें भरने हैं. साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का जनरली स्मॉल होता है, ठीक है. यूकैरियोटिक सेल का जनरली लार्ज होती है हमारे पास. न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेल डिफाइंड. कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन आपके पास इसमें नहीं होता. और जो कुछ भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. फाइन. और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर रीजन इज वेल डिफाइंड एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एक प्रॉपरली, जैसे अगर हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है तो अगर आप इस सेल में देखेंगे तो आपको एक प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस मिलेगा जिसकी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी. लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें हमारे पास बस कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, न्यूक्लियोइड, ठीक है. कोई प्रॉपर आपको इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी. जो क्रोमोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं. यूकैरियोटिक में कैसे होते हैं? हमारे पास मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट और इन दिस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट. प्रॉपर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हमने किए हैं वो इसमें प्रॉपरली मेम्ब्रेन बाउंड होंगे. आपको माइटोकॉन्ड्रिया अलग नजर आएगा, गोल्गी अपरेटस अलग नजर आएगा, सब कुछ आपको इसमें सेपरेट सेपरेट नजर आएगा, मेम्ब्रेन बाउंड मिलेंगे. फाइन. Next is, can you name two organelles? Again important question. Can you name two organelles we have studied that contain their own genetic material? अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, ठीक है. तो दो चीजें हम काउंट करते हैं. जब हमारे पास इनका खुद का डीएनए होगा तो वो हमारे पास डीएनए इज आवर व्हाट? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. तो अब याद करो जो हमने सेल ऑर्गेनल्स किए थे उसमें से ऐसे कौन से वो दो ऑर्गेनल्स थे जिनका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल था, जिनके अंदर डीएनए प्रेजेंट था. सो वो कौन कौन से थे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर द टू ऑर्गेनल्स दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल. बोथ दीज ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. फाइन. सो कौन कौन से हमारे पास? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक सेल है हमारे पास, ठीक है, और ये जो सेल है हमारे पास इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई किसी भी तरीके से. या तो कोई फिजिकल डैमेज हुआ या कोई केमिकल डैमेज हुआ, हमें नहीं पता कैसे हुआ, लेकिन हमें इतना पता है या तो फिजिकल हुआ या कोई केमिकल डैमेज हुआ. लेकिन किसी भी तरीके से क्या हुआ कि हमारी जो सेल है उसकी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो गई. तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा? जो सेल जो अपना काम कर रही थी वो नहीं कर पाएगी. द सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शंस और अल्टीमेटली क्या होगा? जो हमारी सेल है वो मर जाएगी एंड अल्टीमेटली द सेल विल डाई. और हाँ, सेल कैसे डाई होगी? सोचो थोड़ा सा. जो लाइसोसोम है जिसे हम क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, वो उसे खा जाएगा, ठीक है. सो अगर सेल को किसी भी तरीके से कोई चोट लगती है, कोई हार्म होता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल इन्फ्लुएंस हो, जो सेल होगी वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी और अल्टीमेटली जो हमारी सेल है वो मर जाएगी. तो द वन वर्ड आंसर इज द अल्टीमेटली द सेल विल डाई. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग? हम लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो, सबसे पहला काम तो क्या होता है लाइसोसोम का कि ये डाइजेस्ट करता है चीजों को. जो भी इसको फॉरेन मटेरियल आपकी सेल में दिखेगा, ये पूरी सेल है, ठीक है, ये हमारे पास छोटे छोटे लाइसोसोम्स हैं. अब क्या हुआ, कोई भी फॉरेन मटेरियल दिखा जो सेल के काम का नहीं है तो वो क्या करेगा? उनको डाइजेस्ट कर जाएगा और सेल से बाहर निकाल देगा. तो लाइसोसोम्स आर, अब सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं कि अगर इन केस इस सेल में कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई डिस्टर्बेंस हुई, कोई मेटाबॉलिज्म खराब हुआ, तो इसके जो एंजाइम है वो खुद ही अपनी सेल को खा जाएंगे. Fine. So lysosomes are called suicide bags because in case of any disturbance of their cellular metabolism, they release their own enzymes to digest their own cell. To digest their own cell. वो अपने खुद की सेल को क्या करेंगे? डाइजेस्ट कर देंगे. Next we have,
वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। अब सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है? सबसे पहले तो ये याद करो कि प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है। प्रोटीन सिंथेसाइज होता है जहां पर हमें क्या मिलते हैं? राइबोसोम्स मिलते हैं, ठीक है। इसलिए हम राइबोसोम्स को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। सो प्रोटीन सिंथेसाइज इन सेल टेक्स प्लेस इन राइबोसोम्स, hence ribosomes are also referred to as protein factories. So this can be your 1 marks question कि हम प्रोटीन फैक्ट्रीज किसे बोलते हैं? राइबोसोम्स को बोलते हैं। राइबोसोम्स हमारे कहाँ मिलते हैं? RER में, जो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ऊपर अटैच होते हैं डॉट 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 डॉट। फाइन, हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया था तो हमने दो किया था। कौन सा किया था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है उस सरफेस पे हमारे क्या लगे होते हैं? राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। सो प्रोटीन हमारे कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? राइबोसोम में। राइबोसोम हमारे किसके साथ अटैच होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सो दीज आर योर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। फाइन, सो नेक्स्ट हम जो वीडियो करेंगे उसमें हम करेंगे आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक यू। Hope you enjoyed the video. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.